गुड मॉर्निंग मित्रों। आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्रीवियस ईयर का पेपर 2016 का बाल विकास के जो प्रश्न पत्र हैं उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों से ये उम्मीद रहती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगी, उसको प्रेस कर लेंगे ताकि आपके पास जो भी वीडियो सूचना के अकॉर्डिंगली पहुंच सके, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें और देख सकें। तो हमारी उम्मीद यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो आप इस काम में देर ना करिए, बस आपको एक बगल में सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको सिर्फ आपको प्रेस करना होता है बस। तो आज हम लोग चलते हैं बाल विकास के अपने 2016 के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र पर। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले, इनका भी एग्जाम आ चुका है। तो चलिए चलते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि बालक का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। कह रहा है कि जो बालक का विभाजन होता है वो कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। तो बालक का जो विभाजन होता है वो 3 अवस्थाओं में किया जाता है। कितनी अवस्थाओं में की जाती है? 3 अवस्था में। पहला अवस्था होता है आपका शैशवावस्था, दूसरा होता है बाल्यावस्था और तीसरा क्या होता है? किशोरावस्था। जो आपका शैशवावस्था होता है वो आपका 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के लिए होता है, और जो आपका बाल्यावस्था होता है वो आपका 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के लिए होता है, और जो किशोरावस्था होता है वो आपका कितने वर्ष से कितने वर्ष के लिए होता है? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो बालक होता है उसकी कितनी अवस्थाओं में विभाजन किया जाएगा, तो उसकी कितनी अवस्थाओं में विभाजन किया जाएगा? 3 अवस्थाओं में। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कह रहा है कि बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को कहा जाता है। जो बालक को पूर्वज से, पूर्वज मतलब उनके माता पिता दादा दादी, ये जो होते हैं ना, इनको पूर्वज कहा जाता है। तो जो चिल्ड्रन होते हैं, जो इनको अपने पूर्वजों से गुण मतलब प्राप्त होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है परिपक्वता। क्या कहा जाता है? परिपक्वता। जो ये होता है ये परिपक्वता कहते हैं। जैसे पहली बात तो आपको ये अनुवांशिकता भी कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुवांशिकता कहेंगे, ना कि परिपक्वता कहेंगे। ठीक है? क्या है कि बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को आनुवांशिकता कहलाता है, या माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण के संतानों में अवतरित होना ही आनुवांशिकता कहलाता है। तो जो ये ऑप्शन में आपका परिपक्वता दिया है, परिपक्वता मतलब होता है पूर्णता। परिपक्वता मतलब क्या होता है? पूर्णता। तो आपका ये आंसर नहीं होगा, बल्कि आंसर क्या होगा आपका? आनुवांशिकता होगा। तो बहुत सारे जगह पे आपको पीडीएफ में भी लगा रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया परिपक्वता। तो आप देख करके ये मत सोच लेना कि हाँ परिपक्वता। परिपक्वता तो तब होता है जब वो बच्चा जो होता है एक प्रकार से अपनी शैशवावस्था जीता है, बाल्यावस्था जीता है, किशोरावस्था में पहुंचता है, तो धीरे धीरे उसको अनुभवों के साथ साथ उसकी जिंदगी बिताने का एक प्रकार से उसको तरीका पता चलता है। तो उसी तरीके से ही वो अपने आप में क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। ठीक। लेकिन अनुवांशिकता क्या होती है? जैसे आंखों का कलर और आँख, मुंह, नाक, ओठ, बहुत सारे ऐसे हमारे जो मतलब अंग होते हैं, जो किससे मिलते हैं? हमारे पूर्वजों से मिलते हैं। तो इसीलिए जो हमारे पूर्वज से प्राप्त हमको चीजें होती है उसको क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? कह रहा है कि जो बुद्धि का समूह कारक का सिद्धांत था उसके प्रतिपादन कौन है? तो उसके प्रतिपादन जो है वो है थर्स्टन। कौन है? थर्स्टन। थर्स्टन जी जो एक दार्शनिक हुए, उन्होंने बुद्धि को समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने कहा कि लुई लियोन थर्स्टन ने समूह कारक का सिद्धांत प्रस्तावित किया है कि बुद्धि कई अलग अलग कारकों से बनी होती है। इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि जो होती है वो कई समूह मतलब कई सारी चीजों को इकट्ठा करके तब बुद्धि बनती है। क्योंकि आप देखते हो हमारे माइंड में बहुत सारी बातें क्या होती है प्रकार की चलती रहती है, तो अलग अलग कारकों से हमारा बुद्धि क्या हुआ है? विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? कह रहा है कि इसमें से कौन सा परीक्षण ऐसा है जो बुद्धि का मापन करता है? तो आपका बुद्धि का मापन जो होता है वो भाटिया बैटरी परीक्षण होता है। कौन सा? भाटिया बैटरी परीक्षण जो होता है वो आपका बुद्धि मापन होता है। टीएटी, सीएटी, एमएटी, ये सारी एक प्रकार के परीक्षण हैं। जैसे व्यक्तित्व परीक्षण हो गया, ऐसे ही बहुत सारे परीक्षण हैं। तो इसमें क्या हुआ? भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि का एक प्रदर्शन परीक्षण है जो सी एम भाटिया द्वारा 1955 में विकसित किया गया है। इसे विभिन्न पैटर्न वाले कार्ड शामिल हैं। इसमें बहुत प्रकार के पैटर्न वाले कार्ड होते हैं, 17 प्रकार के, 10 प्रकार के, 11 प्रकार के, ऐसे कार्ड होते हैं। वो कार्डे जो होते हैं वो भाटिया बैटरी परीक्षण में क्या होती हैं? शामिल होती है, जिसमें बुद्धि का मापन किया जाता है। तो आपको इसमें 2-3 पॉइंट मिल गई। पहली बात तो बुद्धि परीक्षण का जो मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है? भाटिया बैटरी परीक्षण के द्वारा। और इसके जो मतलब भाटिया बैटरी परीक्षण को किसने दिया? तो सी एम भाटिया ने दिया। सी एम भाटिया ने। और कब दिया? तो आपका जो दिया वो 1955 में। कब दिया? 1955 में आपका ये दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है?
जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? कह रहा है कि जो जीन पियाजे हैं, इनके द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का जो वर्णन होता है, वो कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है 4 अवस्थाओं में। कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? 4 अवस्थाओं में किया जाता है। पहला अवस्था होता है संवेदिक पेशी अवस्था। क्या होता है? संवेदिक पेशी अवस्था, जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। दूसरा आपका होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेकर के 7 वर्ष का होता है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर के 12 वर्ष तक का होता है। उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, जो 12 से लेकर के 15 वर्ष तक के लिए होता है। देखो, संवेदिक पेशी अवस्था आप बता दिए मैंने आपको कि 0 से लेकर के 2 वर्ष है। उसके बाद पूर्व आएगा, फिर मूर्त आएगा, फिर क्या आएगा? अमूर्त आएगा। इन चारों को एक प्रकार से आपको सिलसिलेवार तरीके से याद भी करना है कि कौन कौन सी अवस्था किसको किसको कहते हैं। ठीक, पहले संवेदिक पेशी अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक। क्योंकि ये आपके अति लघुत्तरी प्रश्न में भी आ सकता है लिखने के लिए। तो ये जो प्रश्न आपको बताया जा रहा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, एक तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, लाइटली नहीं लेना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना का या विचार को प्रस्तुत करता है, उसे क्या कहते हैं? कहता है कि वह कौन सा मानवीय योग्यता है जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना को, यानी नए नए रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सृजनात्मकता। क्या कहते हैं? सृजनात्मकता। क्योंकि सृजनात्मकता के ही द्वारा बालक के अंदर नवीन नवीन जो रचना या फिर विचार होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं उनके अंदर एक प्रकार से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि जो व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार होता है, उसकी समस्त विशेषताओं की जो योग को व्यक्त करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है व्यक्तित्व। क्योंकि इंसान के व्यक्तित्व के ही जरिए से उस इंसान के अंदर क्या विशेषता है, क्या गुण है, वो क्या करता है? उसको, उस व्यवहार को शो करता है, समाज में दिखाता है। तो जो व्यक्ति की विशेषता होती है, उसको योग करता है कौन सा? व्यक्तित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? अभी मैंने आपको बताया था कि जो टीएटी होता है वो किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाता है। तो जो टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण है, वो आपको मरे एवं मार्गन ने किया था। किसने किया था? मरे एवं मार्गन ने टीएटी व्यक्तित्व का परीक्षण किया था। जो टीएटी व्यक्तित्व का परीक्षण है, वो एक मनोवैज्ञानिक हुए जो मुरे एवं मॉर्गन थे। इनको मरे एवं मॉर्गन भी कहा जाता है। इन्होंने ही क्या किया था? टीएटी का परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन को क्या कहते हैं? कह रहा है कि जो अनुभव होता है हमारा और जो प्रशिक्षण होता है, उसके कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है अधिगम। क्या कहा जाता है? अधिगम। क्योंकि अधिगम जो होता है, वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह परिवर्तनों के एक विस्तार को संदर्भित करता है। आपको पता है अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। जब इंसान सीखता है, तो उसके व्यवहार में क्या होता है? उसके व्यवहार में एक प्रकार का परिवर्तन होता है। जब सीखता है तो उसके अंदर अनुभव होता है, प्रशिक्षण होता है, जिसके कारण उसके व्यवहार में क्या होने लगता है? परिवर्तन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है, क्या कहलाता है? कह रहा है कि बालक के जो कोष यानी जो पेशियां होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, उनमें समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है, जिसके कारण वो एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है परिपक्वता। ये आपको मैंने पहले ही प्रश्न में बताया था लगभग। क्योंकि जब जब बालक धीरे धीरे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन अवस्थाओं में आते आते उसके पास अनुभव होते हैं चीजों को, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को सीख चुका होता है, तो वो एक प्रकार का मेच्योर हो जाता है। एक प्रकार क्या हो जाता है? मेच्योर हो जाता है, जिसके कारण वो मतलब समय समय पर उसके अंदर क्या आने लगती है? परिवर्तन आने लगता है कि अब हमें ऐसे काम करना है। आप देखोगे शैशवावस्था में जो बालक होता है, वो कुछ दूसरे प्रकार से अपना बिहेव करेगा। जो बाल्यावस्था में आता है, वो बालक क्या करेगा कि अपने सामानों को किसी को देगा नहीं। कुछ भी देखेगा उसको लगेगा कि ये मेरा हो जाए। फिर किशोरावस्था में आएगा, धीरे धीरे उसको समझ में आएगी नहीं ये समाज है, सबको लेके चलना पड़ता है। तो ऐसे ही क्या आता है, धीरे धीरे उसके अंदर क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। तो वो परिवर्तन किस वजह से आता है? परिपक्वता की वजह से आता है। जब बालक परिपक्व होगा, तो उसके अंदर क्या आती है? परिवर्तन आना तय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्यतः कितने नियम दिए? तो जो थॉर्नडाइक साहब हैं, वो सीखने से संबंधित मुख्यतः 3 नियम दिया उसने। कितना नियम दिया? 3 नियम। पहला होता है आपका तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। ये क्वेश्चन जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को याद करके रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके या तो अति लघु उत्तरी में आ जाएंगे या तो बहुविकल्पी में आ जाएंगे। कभी कभी आपके लघु उत्तरी में भी आ सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने सीखने का जो संबंध दिया था, वो कितना दिया था? 3 दिया था।
कौन कौन से दिए थे उनके बारे में बताओ, तत्परता का नियम क्या बताता है, अभ्यास का नियम क्या बताता है और प्रभाव का नियम क्या बताता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास। अगर आप अपनी माइंड को घुमाओगे फिराओगे तो आप बहुत सारी चीजों को, शब्दों का भंडार अपने पास लेकर के आओगे, जिनकी वजह से आप क्या कर सकते हो, अपने पेपर में एक अच्छे मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर चैनल पर अभी तक आप बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया। जो एक पावलोव साहब थे, दार्शनिक थे वो, उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने अपना जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो किसके ऊपर करके किया था। बिल्ली के ऊपर किया था या कुत्ता के ऊपर किया या वनमानुष के ऊपर या फिर मेढक के ऊपर किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कुत्ता होता है ना, कुत्ते के ऊपर पावलोव साहब ने अपने सीखने का जो सिद्धांत था उसके ऊपर उसने क्या किया था, प्रयोग किया था। अब कैसे किया था कि कुत्ते को उन्होंने कुछ चीज दिया खाने के लिए, फिर धीरे धीरे उसको मतलब आदी बनाता है, तो वो चीजों को सीख जाता है कि मुझे इतने टाइम पर ये काम करेंगे तो मुझे ऐसे ये चीजें मिलेंगी। तो ये काम जो किया था वो किसने, सिद्धांत किसके ऊपर फॉलो करके किया था, पावलोव साहब ने किया था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पावलोव ने अपने सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया, तो कुत्ता के ऊपर किया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपना सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया। देखो पावलोव जो था वो किसके ऊपर किया था, कुत्ता के ऊपर किया था, लेकिन जो थॉर्नडाइक जी हैं उन्होंने बिल्ली के ऊपर किया। किसके ऊपर किया, बिल्ली के ऊपर। तो आप बात को ध्यान में रखना कि पावलोव ने जो किया था वो कुत्ते के ऊपर किया था सीखने का नियम, और जबकि जो थॉर्नडाइक साहब थे वो किसके ऊपर किए थे, बिल्ली के ऊपर किए थे। सेम दैट कंडीशन में किया गया था, वो भी भूखी बिल्ली थी, जैसे ऊपर का मतलब उन्होंने उसके ऊपर क्या किया उसी हिसाब से प्रयोग में लिया। तो थॉर्नडाइक जी जो थे वो बिल्ली और पावलोव जी जो थे वो क्या, कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कोहलर के सीखने का सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। एक कोहलर दार्शनिक हुए, कोहलर क्या हुए, एक दार्शनिक हुए, उनका सीखने का जो सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो जो है वो पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या पूर्ण आकृति कह लो या फिर समग्र सिद्धांत कह लो। तो जो कोहलर है उन्होंने क्या किया था, समग्र सिद्धांत सीखने का नियम मतलब नाम दिया था या फिर पूर्ण आकृति दिया था। जैसे कि कोहलर के बारे में आपको कुछ चीजें यहाँ पर बता दी जाएगी। कोहलर ने सीखने के सिद्धांत को पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं गेस्टाल्ट का अर्थ, जैसे समग्र रूप। क्या होता है, समग्र रूप। गेस्टाल्ट वादियों का मानना है कि व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है, अतः इसे संपूर्णवाद भी कहा जाता है। तो जो कोहलर जी हैं इन्होंने सीखने का जो इनका नियम है, आप पूर्ण आकृति भी कर सकते हो, समग्र सिद्धांत भी कर सकते हो, संपूर्णवाद भी कर सकते हो। तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पे इन्होंने कार्य किया था। इन जो गेस्टाल्टवादी हैं इन लोगों का मानना था, इनका मतलब था कि जो भी व्यक्ति सीखता है वो किस तरीके से सीखता है, पूर्ण रूप से सीखता है, इसीलिए क्या कहा गया था, समग्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। कह रहा है कि व्यक्ति की जो वह मनोस्थिति होता है जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक हो या फिर व्यक्तिगत हो, इन सब का जो समायोजन करने में समर्थ होता है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है समंजन। क्या कहलाता है, समंजन। क्या है कि व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत में समायोजन करता है या करने में समर्थ होता है, तो उसे कहते हैं समंजन। समंजन का मतलब होता है एक प्रकार से मिला जुला करके सारी चीजों को एक जगह पर लेकर के चलना। तो यही सब क्या होती है, समंजन होता है। हमारा जो बहुविकल्पी प्रश्न था 2016 का बाल विकास का, बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हुए। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ साझा करिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है। आपका ये पहले ही पेपर में 2016 के पहले ही प्रश्न में आपका बहुविकल्पी में भी यही प्रश्न आया था कि कितनी स्थितियों में बांटा जा सकता है बाल विकास को। तो वहां पे आपको बताया गया था 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। इसमें पूछ रहा है कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है। तो बाल्यावस्था जो होती है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा था। आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था को एक दूसरा नाम बताइए, तो आप क्या कह सकते हैं, प्रारंभिक विद्यालय की आयु। और जो इसकी अवस्था होती है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशिक्षित व्यक्ति या बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं। कह रहा है कि जो अशिक्षित व्यक्ति या फिर बालक होते हैं उनकी बुद्धि का जो मापन होता है वो किस परीक्षण से करते हैं। तो अशिक्षित व्यक्ति या बालक की बुद्धि का मापन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं। क्या होता है कि जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं या जो बालक होते हैं जिनमें शिक्षा नहीं होती है, जो उनके बुद्धि का मापन किया जाता है वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से कराते हैं। किससे कराते हैं, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित
विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक विलियम मैकडूगल ने किया। आपको ये बात आपको इंपॉर्टेंस करके याद करके रखना है। मैकडूगल, क्या नाम है इनका? विलियम मैकडूगल जो है वो संवेगात्मक विकास के संबंधित में इन्होंने सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। कौन किया था? विलियम मैकडूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? कह रहा है कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो तीसरी अवस्था होती है उसे क्या कहलाया जाता है? अभी आपको बताया गया था कि 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। तो जो तीसरी अवस्था ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था जो होती है वो मूर्त क्रिया काल होती है। आप दूसरा बताओ। दूसरा पूर्व था। क्या था? पूर्व संक्रियात्मक काल। और पहला क्या था? पहला था संवेदिक पेशीय। ठीक ना? तो क्या होता है, तीसरा जो था वो क्या था? मूर्त क्रिया काल अवस्था, जिसे प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कृंदन या बलबलाना या हाव भाव वाक्य निर्माण बालक में किस आयाम के विकास की अवस्थाएं होती है? जब बालक कृंदन करता है यानी छोटी छोटी बातें बोलता है, बलबलाता है जैसे मम 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 मम, कोई हाव भाव देता है, इन वाक्यों का जो निर्माण होता है वो बालक के कौन सी अवस्थाओं में होता है? आपसे यही पूछना चाहता है, यानी वो जो विकास होता है इस चीज का वो किस अवस्था में होता है? तो ये जो क्रंदन या बलबलाना या हाव भाव वाक्य का जो निर्माण का विकास होता है वो बालक के शैशवावस्था यानी इन्फेंसी वाली जो अवस्था होती है उसी में हो जाती है। आप देखोगे बालक जब छोटा सा रहता है, जब शैशवावस्था में रहता है, तभी वो जैसे दूध पीना होता है तो अपने मतलब मम 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 करेगा, तो उसकी मम्मी जो होती है वो उसके हाव भाव से, उसके क्रंदन से वो समझ जाती है कि बालक कैसा है, बालक को भूख लगा हुआ है। तो इन सब चीजों की जो अवस्थाओं का निर्माण होता है, जो विकास होता है वो इन्फेंसी अवस्था में होती है, शैशवावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों या समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? कह रहा है कि व्यक्तित्व का वह कौन सा प्रकार है जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों के बारे में यानी जो अन्य लोग होते हैं उनकी प्रगति के बारे में सोचकर कार्य करने को करता है, तो उसे क्या कहलाते हैं? तो ये जो होता है ये व्यक्तित्व का वह प्रकार है जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे समाज या अन्य लोगों के प्रति प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, तो वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है। देखो, एक तो अंतर्मुखी होता है और एक क्या होता है? बहिर्मुखी वाला होता है। तो जो अंतर्मुखी वाला व्यक्तित्व होता है वो अपने बारे में सोचता है, वो लोगों से मतलब नहीं रखेगा, वो अपने आप में मस्त रहेगा, अपनी बात करेगा, अपने बारे में सोचेगा, लोगों से ज्यादा मिलेगा जुलेगा नहीं, लोगों से बातचीत नहीं करेगा। तो ये वाली जो प्रवृत्ति होती है, ये वाला जो व्यक्तित्व होता है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। परंतु जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है वो अपने बारे में तो सोचेगा, वो बात तो है ही, लेकिन वो साथ में समाज के बारे में सोचेगा, चीजों को बोलेगा, अपने अंदर बातों को छुपा कर नहीं रखेगा, बल्कि लोगों से बताएगा, लोगों के बारे में सोचेगा, लोगों के बारे में समझेगा। तो इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है उस व्यक्तित्व को कहा जाता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। इस तरह के व्यक्ति की अभिरुचि सामाजिक कार्यों की ओर अधिक होता है, इनमें कार्य कुशलता की मात्रा अंतर्मुखी से अधिक होती है, ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं। बहिर्मुखी एक मिलनसार व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। मैंने बताया आपको ना, जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है वो लोगों से मिलना जुलना पसंद करेगा, क्योंकि वो अपनी बातों को रखना चाहता है, अपनी बातों को बताना चाहता है, समाज का विकास करना चाहता है। इसलिए बहिर्मुखी क्या होता है? मिलनसार होता है। परंतु जो अंतर्मुखी होता है वो मिलनसार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सीएटी का निर्माण किसने किया था? जो सीएटी है उसका निर्माण किसने किया था? तो बाल संप्रत्यय परीक्षण यानी चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट जो है इसका प्रतिपादन लियोपोल्ड बेलॉक ने किया। जो मतलब सीएटी का निर्माण है उसका निर्माण किसने किया? लियोपोल्ड बेलॉक ने किया। यह 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। इसमें प्रयुक्त कार्ड की संख्या 10 होती है। इसमें जानवरों के लिए चित्र बने होते हैं। जो ये सीएटी का निर्माण होता है इसको लियोपोल्ड बेलॉक ने किया था, और ये सिर्फ 11 वर्ष तक के लिए जो बच्चे होते हैं इनके लिए उपयोगी होता है। इनमें जो कार्ड की संख्या होती है वो कितनी होती है? 10 कार्ड की संख्या होती है। तो आप याद करके रखना, आपसे पूछा जा सकता है, वो विकल्पी में भी पूछा जा सकता है, सीएटी में कितने कार्ड होते हैं? तो आप कितने कार्ड बताएंगे? 10 कार्ड होते हैं, और इसमें जो चित्र बने होते हैं वो जानवरों के चित्र बने होते हैं। और इनका जो उपयोग होता है, सीएटी जो प्रशिक्षण लियोपोल्ड बेलॉग ने किया था वो सिर्फ और सिर्फ 11 वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? एक हमारे पास दार्शनिक हुए जिनका नाम है स्टैनले हॉल। इन्होंने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा? तो किशोरावस्था लैटिन शब्द में एडोलेसरे यानी एडोलसेंस जिसे कहा जाता है, जिसका अर्थ है परिपक्व होने के लिए बढ़ना।
सही बात है। जो किशोरावस्था होता है, उस अवस्था में बालक क्या होता है, परिपक्वता की तरफ बढ़ता है, यानी मैच्योरिटी की तरफ वो जाता है। तो कह रहा है कि यह एक अवस्था है जो 12 से लेकर के 18 या 19 वर्ष की उम्र के बीच है। स्टेनले हॉल ने कहा किशोरावस्था में वैज्ञानिक अनुसंधान के पिता के अनुसार किशोरावस्था एक अधिक तनाव और तूफान की अवस्था होती है। तो एक बात तो ये आप बात को ध्यान में रखना कि सच बात है कि किशोरावस्था जो एडोलसेंस वाली एज होती है, वो क्या होती है कि तनाव और तूफान की अवस्था होती है। आपसे ये पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में, तनाव और तूफान की अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? अब आपके पास ऑप्शन होगा बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या नन ऑफ दिस। तो आप क्या लगाओगे? किशोरावस्था। जो किशोरावस्था होती है वो तनाव और तूफान की अवस्था होती है। आपसे ये पूछा जा सकता है तनाव और तूफान की अवस्था कौन से दार्शनिक ने किशोरावस्था को कहा? तो आप क्या कहेंगे? स्टेनले हॉल ने कहा। स्टेनले हॉल ने कहा कि जो किशोरावस्था होता है वो एक प्रकार का तनाव और तूफान की अवस्था होती है। क्यों होती है? जब आप देखते हो कि बालक 12 से लेकर के 18 वर्ष की उम्र का होता है, तो उसको दूसरे की बात पसंद नहीं आती है, उसको अपना और अपने मित्रों की बात पसंद नहीं आती है। उसके माँ बाप कुछ कहेंगे तो उसको लगेगा कि मेरे लिए ये बुरा कह रहे हैं, उसके अध्यापक कुछ कहेंगे तो उसको लगेगा कि मेरा अध्यापक मेरा अहित चाहता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि उनके माइंड में एक प्रकार से एक ऐसी वो जो होती है ना कि एनर्जी उत्पन्न होती है, जो ऐसी मतलब हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है उनके शरीर में, वो हार्मोन्स जो है वो एक प्रकार का डिस्टर्ब मोड में उनको लेके चले जाते हैं। यही एक अवस्था ऐसा है जिस अवस्था में बालक बन भी जाते हैं, और यही एक अवस्था ऐसा है जिस अवस्था में बालक क्या हो जाते हैं, बिगड़ भी जाते हैं। इसीलिए ये क्या है, एक प्रकार की तनाव और तूफान की अवस्था है। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। नेक्स्ट, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाती है? तो वह शक्ति जो होती है वो शक्ति को कहते हैं अभिप्रेरणा, जिसे कहा जाता है मोटिवेशन। क्योंकि जब बालक के अंदर मोटिवेशन भरा जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है, तो बालक क्या होता है, किसी कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाता है। उसे लगता है कि नहीं, मुझे इस काम को करना ही है। ठीक है, करने या ना करने के लिए भी बाध्य। देखो कभी कभी कोई काम जो होता है वो मोटिवेशन के द्वारा नहीं भी कराया जाता है, और कोई कोई काम ऐसा होता है कि मोटिवेशन के द्वारा क्या किया जाता है, उस काम को कराया भी जाता है। तो इसलिए जो एक मोटिवेशन होती है वो किसी बालक को कार्य करने या न करने के लिए बाध्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया? अभी आपको बताया गया था आपके बहुविकल्पी प्रश्न में। तो जो सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम है वो E.L. थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार प्रायः हम उस कार्य को ज्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, जिसमें हमें सुख एवं संतोष मिलता है। यदि हमें किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम उस क्रिया को नहीं दोहराते हैं। जो सीखने से संबंधित जो नियम है उसको E.L. थॉर्नडाइक ने किया था। उन्होंने कहा कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हितकर होते हैं, हमारे काम की चीज होते हैं, तो हम उसको सीखने के लिए अपना पूरा का पूरा योगदान देते हैं। परंतु कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए कष्टकारी होते हैं, तो हम उनको मतलब उस क्रिया को करने के लिए क्या होते हैं, एक हिचकिचाहट सी हमारे अंदर एनर्जी आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? तो आपको मैं बता दूं कि कोहलर ने अपने प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी जो कि वनमानुष था, ये क्या था, वनमानुष था, उस पर किया था। उसने चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया। अब मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आप एज अ स्टोरी इसको लिसन करके आप याद करके रखना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये आपके पेपर में आ ही सकते हैं। ठीक, और आप इतना ध्यान में रखिएगा कि मित्रों 1 या 2 नंबर से ही डीएलएड में बैक भी लगती है, और 1 और 2 नंबर से डीएलएड में बैक लगने से बच्चे बच भी जाते हैं। इसलिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपको एक बार में ना समझ में आए, आप दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देखिए और ईमानदारी के साथ देखिए, बैठ करके देखिए, पढ़िए मेहनत के साथ, और चीजों को पढ़ करके आपके पेपर में जब ये सारे क्वेश्चन मिले तो ताकि आप उसको क्या कर सको, लिख सको अच्छे से। तो जो कोहलर जी हैं उन्होंने क्या काम किया कि चिंपैंजी नामक एक वनमानुष था, उसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था। तो एक खाली कमरे में इसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया, और छत पर कुछ केले लटका दिए। भूखा होने के कारण चिंपैंजी उछल कर केले को पकड़ने का प्रयास करता, लेकिन केले की ऊंचाई अधिक होने की वजह से चिंपैंजी केले को नहीं पकड़ पाता। फिर कोहलर द्वारा वहां एक छड़ी रख दी गई। फिर वहां पे कोहलर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एक छड़ी रख दी जाती है जिसके माध्यम से, जिसके जरिए से वो क्या करता है, केला को तोड़ करके खाता है। यानी इसका मतलब ये निकल करके आता है कि इंसान को या जानवर को, कोई भी हो, जब चीजें उसको नहीं मिल पाती है तो वो अपने तरीकों को बदलता है, जिससे वो क्या करता है, एक चीज को दूसरे चीज में मिला करके सीखने का प्रयास करता है। यही काम किसने किया था, चिंपैंजी ने किया था। तो ये किसने करवाया था, कोहलर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पावलाव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? अभी आपको बताया गया था कि पावलाव पावलाव जो दार्शनिक है, उन्होंने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था? तो पावलाव ने क्या किया था कि एक स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए उन्होंने कुत्ते पर एक प्रयोग किया था, जिसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित यानी क्या करते थे, पहले घंटी बजाते थे। पहले क्या करते थे? घंटी बजाते थे। उसके बाद क्या होता था कि प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था और चूंकि कुत्ता भूखा था, इसलिए भोजन देखकर उसके मुंह में क्या आता है? लार आ जाता है। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के पहले एक घंटी बजाई जाती है। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई। ऐसे मतलब उसको भोजन देने से पहले क्या किया जाता था? घंटी बजाई जाती थी और ये जो प्रक्रिया था वो क्या काम किया गया? दोहराया गया। तो देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज पर कुत्ते के मुंह से क्या निकलने लगता है? लार निकलने लगता है, क्योंकि घंटी को बजाया जाता था, फिर भोजन उसको दिया जाता था। तो उसके मन में एक उत्सुकता आ गई कि जब घंटी बजेगी तब हमें क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। इसलिए भोजन नहीं भी रखा जाता था तब भी जब घंटी बजाई जाती थी तो कुत्ते के मुंह में से क्या निकलने लगता था? लार टपकने लगता था। फिर क्या होता था? पावलाव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज पर लार का स्त्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया था। यानी उसने ये सीख लिया था कि जब जब घंटी बजेगी, यानी उसके अंदर से एक प्रकार की होती है ना कि एक जिसे कहते हैं हार्मोन्स उत्पन्न हो जाना उसके बॉडी में। जैसे ही घंटी बजती थी वैसे ही उसके जीभ से क्या निकलने लगता था? लार टपकने लगता था। तो पावलाव जी ने बोला कि कुत्ते ने घंटी की आवाज पर लार स्राव करने की अनुक्रिया को क्या कर लिया था? सीख लिया था। इसके अनुसार घंटी की आवाज तथा लार के स्त्राव के बीच एक नई सहचर कायम हुआ, जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित दिनचर्या सबके साथ साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? कह रहा है कि जो नियमित दिनचर्या होता है वो सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता अच्छे व्यक्तित्व यानी गुड पर्सनालिटी का एक प्रमुख लक्षण है। जब इंसान अपने नियम के साथ रहता है, हर काम अपने नियम के साथ करता है, उसको कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पढ़ना है, कब घूमना है, कब खेलना है, तो ये सब कार्य जो करते हैं ये एक प्रमुख लक्षण होता है गुड पर्सनालिटी का। इंसान के अंदर की जो पर्सनालिटी होती है वो क्या होती है? अच्छी पर्सनालिटी होती है, अच्छा व्यक्तित्व होता है जो ऐसा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया? तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट की प्रक्रिया दो बातों में महत्वपूर्ण माना, एक तो संगठन में और दूसरा अनुकूलन में। तो जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात उन्होंने दो प्रकार में यानी दो बातों में माना। पहला बात है उनका संगठन और दूसरा बात क्या है? अनुकूलन। जो संगठन होता है वो व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध का आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि जो अनुकूलन होता है वो बाह्य रूप से प्रभावित करता है। आपको पता होता है कि अनुकूलन जो होता है, अनुकूलन के मतलब होता है कि स्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। जैसे कि मरुस्थल में जो पेड़ जमते हैं, मरुस्थल में जो जानवर रहते हैं, वो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं। जो पेड़ होते हैं पानी की खोज में अपनी जड़ें इतनी लंबी लेकर के चले जाते हैं, पानी की खोज करते हैं, तो वो वहां पर अपनी जिंदगी को क्या कर लिए? अनुकूलन कर लिए। तो और संगठन जो होता है वो क्या होता है? ये एक प्रकार का आंतरिक होता है, जबकि अनुकूलन जो होता है वो एक प्रकार क्या होता है? बाह्य रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? कह रहा है कि पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा, ये सब जो चीजें हैं ये किसको प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? तो पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि अधिगम प्रक्रिया, अधिगम यानी लर्निंग प्रोसेसेस को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। जब ये सब कार्य होते हैं तब ये सब कार्य कभी तभी होंगे जब आपके अंदर एक अधिगम प्रक्रिया होगी, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया से आप चीजों को सीखने में क्या होंगे? तत्पर होंगे। ठीक। तो आपका जो हमारा ये 2016 का बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न थे ये समाप्त हुए। अगर वीडियो मित्रों आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ साझा करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन होगी उसको प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि आपसे ये मुझे खेद रहता है कि आप लोग वीडियो तो जरूर देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस परिवार को आप बड़ा करिए। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। आप खूब अच्छे से पढ़िए और अपनी एग्जाम की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।